हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। काफी टाइम बाद आईपीओ के लव ट्रायंगल की वीडियो आ रही है क्योंकि अब आईपीओ भी आ रहा है। आईपीओ का नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स और उसी के साथ साथ कंपनी के टाइम टेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी वैल्यूएशन, और एट लास्ट में मेरा इसमें फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है। एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए पूरी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। थोड़ा जोश कम लग रहा है, क्या करे, आईपीओ तो अच्छा है ना, बस थोड़ी तबीयत ही सेट नहीं है इस वजह से। एनीवे, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ। अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो 1980 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और ये इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर की कंपनी है। कंपनी के पास काफी वैरायटी है प्रोडक्ट्स की। अगर हम उसमें लार्ज अप्लायंसेस की बात करते हैं तो एयर कंडीशनर्स हो गए, टेलीविजन हो गए, वॉशिंग मशीन होगी या फिर रेफ्रिजरेटर हो गए। और अगर हम स्मॉल अप्लायंसेस की बात करते हैं तो वहां पर जैसे कि मोबाइल्स आ गए या फिर आईटी और इसी के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट। इसी के साथ साथ कंपनी के पास 6000 से ज्यादा के स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी के पास दो बिजनेस मॉडल है। एक तो होगा इनका ओनरशिप मॉडल, जहां पर ये खुद जमीन खरीदती है, उसे ओन करती है और वहां पर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह ये बेचती है अपने स्टोर्स खोलकर। और दूसरा आ जाता है इनका लीज रेंटल मॉडल, जहां पर ये कंपनी काफी लंबे टाइम तक उस जमीन को एक्वायर करती है, लीज पर लेती है और वहां से ये अपने स्टोर्स को चलाती है। अगर हम बात करते हैं एज ऑफ 15 अगस्त 2021, तो कंपनी के पास टोटल 99 स्टोर्स हैं जो कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिसमें से 8 स्टोर इनके खुद के हैं और बाकी 85 स्टोर इसने लीज पर ले रखे हैं। इसी के साथ साथ कंपनी तीन पार्ट्स में काम करती है। अगर हम बात करते हैं रिटेलर्स की, होलसेल की या फिर ई कॉमर्स की। अगर हम रिटेलर्स की बात करते हैं तो एज ऑफ 15 अगस्त 2021 इनके 99 स्टोर में से 88 स्टोर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं। मतलब कि एक ही जगह पर अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स को बेचती है और उसी के साथ साथ 11 स्टोर इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स के हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं इन रिटेल चैनल, तो 2019 में कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो थे अप्रोक्स 25,000 मिलियन और 2020 में अप्रोक्स 29,000 मिलियन और 2021 में 29,300 मिलियन। इसी के साथ साथ अगर हम इनके होलसेल बिजनेस की बात करते हैं तो ये कंपनी सिंगल शॉप रिटेलर्स को अपना माल बेचती है, जो कि मोस्टली बेचा जाता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन्स में, मतलब कि साउथ इंडिया में। और इसी के साथ साथ जो कंपनी का रेवेन्यू है होलसेल चैनल से वो होने वाला है 2019 में 465 मिलियन का, 2020 में 500 मिलियन का और 2021 में 530 मिलियन का। अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं जो अब काफी फोकस में आ चुका है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आजकल एज ए कस्टमर हम ऑनलाइन माल लेना ही ज्यादा पसंद करते हैं। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वहां पर हमें काफी ज्यादा ऑफर मिल जाते हैं और काफी ज्यादा सस्ता भी मिल जाता है। और अगर हम ई कॉमर्स में रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2019 में 200 मिलियन, 2020 में 280 मिलियन और 2021 में 440 मिलियन, जहां पर हमें रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अप्रोक्स डबल हो रहे हैं। इसी के साथ अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो एज ऑफ 31 मार्च 19 में अगर हम टोटल सेट्स की बात करते हैं तो 1100 करोड़ और 31 मार्च 2020 में 1300 करोड़, 31 मार्च 2021 में 1500 करोड़, 31 मार्च 2022 में 1800 करोड़। अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की बात करते हैं एज ऑफ 30 जून 2022 तो 1700 करोड़ के हमें जहां पर टोटल एसेट मिलने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31 मार्च 19 में 2800 करोड़, 31 मार्च 2020 में 3200 करोड़, 31 मार्च 2021 में 3200 करोड़ और उसी के साथ 31 मार्च 2022 में 4300 करोड़। और अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 1400 करोड़। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 19 में 77 करोड़, 31 मार्च 2020 में 81 करोड़, 31 मार्च 2021 में 58 करोड़। ऑब्वियसली जहां पर हमें पीएटी कम होते हुए देखने को मिला है, रीजन सिंपल सा है जो आप सभी को पता है, कोविड। और 31 मार्च 2022 में 100 करोड़, 30 जून ऑफ 2022 मतलब कि लेटेस्ट क्वार्टर में 40 करोड़।
अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें कंटिन्यूसली जहां पर इंक्रीजिंग देखने को मिली है। 31 मार्च 19 में 340 करोड़, 31 मार्च 2020 में 430 करोड़, 31 मार्च 2021 में 490 करोड़ और 31 मार्च 2022 में 600 करोड़। अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की बात करते हैं 30 जून 2022 की तो 637 करोड़। अगर हम कंपनी की बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 19 में 370 करोड़, 31 मार्च 20 में 520 करोड़, 31 मार्च 2021 में 550 करोड़, 31 मार्च 2022 में अप्रोक्स 600 करोड़ और लेटेस्ट क्वार्टर में 475 करोड़। फाइनेंशियल में हमें इंक्रीजिंग मिल रही है, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि पटाखा नहीं पड़ रहा, मतलब कि कोई एटम बम नहीं फट रहा, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। मतलब कहते हैं ना कि एक एक करके ये कंपनी सीढ़ी चढ़ रही है। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी रेंज के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बुरे हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इन्हें फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, चाहे वो इनको एक्सपेंशन करनी हो या नए स्टोर या वेयर हाउसेस खोलने हो। दूसरा, इनको फंडिंग चाहिए इंक्रीमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। तीसरा, इनको अपनी बोरोइंग्स की प्री पेमेंट या रीपेमेंट करनी है। और इसी के साथ साथ लास्ट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो आईपीओ ओपनिंग 4 अक्टूबर, क्लोजिंग डेट 7 अक्टूबर, अलॉटमेंट डेट 12 अक्टूबर, रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे 13 अक्टूबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 14 अक्टूबर को, और आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 17 अक्टूबर। अब अगर हमें कंपनी का ये आईपीओ अप्लाई करना है तो अगर हम एज ए रिटेलर अप्लाई करते हैं तो एक लोट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। इनफैक्ट रिटेलर में छोड़ो, एचएनआई में भी ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। एक लोट 254 शेयर्स का पड़ने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 14,986 रुपीज। और इसी के साथ साथ अगर हम स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं तो वहां पर हमें 14 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जहां पर हमें शेयर्स मिलेंगे 3556, जिसकी अमाउंट हमें पड़ेगी 2,09,804। और इसी के साथ साथ बिग एचएनआई की बात करते हैं तो 67 लॉट हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब कि 17,018 शेयर्स, और वहां पर हमें अमाउंट पड़ने वाली है 10,04,062 रुपीज। अगर हम बिग एचएनआई में भी अप्लाई करते हैं तो 67 के ऊपर लोट अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो वहां पर भी अगर हमारी अमाउंट जितनी मर्जी ऊपर की लगी हो, आपका वो पैसा फ्री फंड में ब्लॉक होएगा। इसलिए 10 लाख से ऊपर अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। 67 लोट इजीली अप्लाई करो, 68 भी गलती से मत कर देना, क्योंकि वहां पर आपकी अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपको बिग एचएनआई में ये लोट मिल जाता है तो आपको 2,09,804 के ही शेयर्स मिलेंगे, मतलब कि 3,556 शेयर ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। जहां पर ये गलत फहमी मत रख लीजिएगा कि आपको 17,018 शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। अगर हम इसके साथ प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो आईपीओ से पहले 100% प्रमोटर की होल्डिंग है, और आईपीओ लिस्ट होने के बाद 77.97% इनकी होल्डिंग रहने वाली है। अगर आपको एचएनआई में नहीं समझ आ रहा कि कहां पर क्या अप्लाई करना है, या एचएनआई के जो नए रूल्स हैं कि क्या उसमें कौन से नए रूल्स चेंज, तो जहां पर आपके लिए आई बटन में लिंक डाल देता हूं कि एचएनआई के जो नए रूल्स आए थे सेबी के द्वारा, वो नए रूल्स से रिटेलर्स को क्या फायदा हो सकता है। लेकिन उस वीडियो में एक गलती हो गई थी, जब आपकी एप्लीकेशन बिग एचएनआई में आपको लोट मिल जाता है तो वहां पर भी आपको 2 लाख की एप्लीकेशन की शेयर मिलते हैं। उस गलती को मैंने प्रिंट कमेंट में भी डाल दिया था। इसी के साथ साथ अगर हम आईपीओ की कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो फेस वैल्यू रहने वाली है 10 रुपीज पर शेयर की, बैंड प्राइस रहने वाला 56 टू 59 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस 59 रुपीज। अगर आपको एचएनआई में अप्लाई करना है तो वहां पर 59 रुपीज अलग से भरना पड़ेगा। 254 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टेड होगा। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो 50% क्वालिफाइड का, 15% एचएनआई का, और रिटेलर्स का 35% रहने वाला है। पवन कुमार बजाज और करण बजाज कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं तो अगर हम इसकी पीई रेशियो देखते हैं तो 2022 में इसकी पीई रेशियो निकल के आती है 21.85% की। और इसी के साथ साथ अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग इसकी पीई रेशियो निकालते हैं तो 13.95 की जहां पर पीई रेशियो निकल के आने वाली है। अब जहां पर ना अगर हम इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कंपनी ने हमारे लिए काफी अच्छा स्कोप छोड़ा है। लेकिन अगर हम पिछले ईयर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ओके वैल्यूएशन हमें जहां पर मिल रही है।
और अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाते हैं तो आदित्य विजन इज द ओनली लिस्टेड कंपनी इन दिस सेक्टर, और उसका पीई रेशियो अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्स 32 का निकल कर आ रहा है। अगर हम उसके बेस पर देखते हैं तो कंपनी ने काफी अच्छा स्कोप हमारे लिए छोड़ा है। अब ना जहां पर अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो एक नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है इस सेक्टर के साथ। अब इस नेगेटिव पॉइंट को आप खुद रिलेट कर सकते हो। देखो एज ए कस्टमर अब हमारी जो थिंकिंग हो चुकी है, जब हम अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर वैसे भी कि टाइम बचाना हो, या फिर हम तो आलसी हैं जी, हमसे तो ना हो पाएगा, मतलब कि ऐसी कुछ कंडीशंस हो जाती है तो उसकी वजह से ना हम सिर्फ ऑनलाइन को ही प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में जो कंपनी के आउटलेट्स की हम बात कर रहे हैं, जो इनके स्टोर्स वगैरह खोले हुए हैं, तो वहां पर हमारे पास एक मेजर थ्रेट आ जाता है कि अभी भी हम सिर्फ ऑनलाइन को ही प्रेफर करते हैं, और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि यहाँ पर जो इनके स्टोर्स है वहां से सामान कम बिकना शुरू हो जाए, जो एक थ्रेट का पॉइंट है। बट ऐसी बात नहीं कि कंपनी ऑनलाइन डिलीवर नहीं करती, करती है, अच्छा करती है, और वहां पर हमें रेवेन्यू भी देखने को मिले। लेकिन वहां पर जो इनकी कॉस्ट लगी हुई है, जो लीज पर ले रखे, जो इनकी खुद की ओन्ड जमीन है, वहां पर जो कॉस्ट लग रही है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बातें हैं। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, हमें तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन से मतलब है। और इसके साथ एक और नेगेटिव पॉइंट कंपनी का नहीं है नेगेटिव पॉइंट, लेकिन हमारी मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे कि हमारी मार्केट थोड़ा प्रेशर में है। अगर मार्केट स्टेबलाइज नहीं होती तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा हमें और प्रेशर देखने को मिले, जैसे कि हमें हर्ष आईपीओ में देखने को मिला था। क्योंकि वो आईपीओ इतना अच्छा था ना, इजीली डबल हो सकता था। 95% उम्मीद थी कि वो आईपीओ डबल होगा, लेकिन मार्केट ही इतनी ज्यादा प्रेशर में आ चुकी थी, तो वहां पर हमें लिस्टिंग में भी प्रेशर देखने को मिला। हाँ, लेकिन उसने लिस्टिंग के बाद 60% तक का गेन दे दिया था। इसीलिए कहते हैं कि एट लीस्ट 50% को पहले 15 या आधे घंटे के लो पर ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। एनीवे, हमने कंपनी के बारे में हर चीज डिस्कस कर ली है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिल जाएंगे, वो भी बेस्ट ब्रोकर्स के, चाहे वो जीरोधा का हो चाहे अपस्टॉक्स का हो। आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और वैसे भी आईपीओ अप्लाई करने हो तो हमें हर फैमिली मेंबर से अप्लाई करना चाहिए, इसलिए आप इजीली वहां से लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से आईपीओ अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आईपीओ मिलने की। अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो अप्रोक्स 50% का जीएमपी चल रहा है, काफी अच्छा जीएमपी चल रहा है। इसी के साथ साथ अगर आपको कभी आईपीओ नहीं लॉट होता, क्यों नहीं लॉट होता है यार, मुझे तो बहुत बार हो जाता है, मतलब कि आप कोई ना कोई गलती कर रहे हो, तो आपके लिए आई बटन पर भी जहां लिंक डाल रहा हूं, जहां से आप एक बार चेक कर सकते हो कि आप कहीं वो गलती तो नहीं करे जिसकी वजह से आपको कभी भी आईपीओ अलॉट नहीं हो पाता। उसे भी देखना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अगर हम मेरे फाइनल डिसीजन की बात करते हैं तो देखो, अगर मैं आईपीओ को देखूं और सभी नेगेटिव पॉइंट्स या वैल्यूएशन वगैरह को देखते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल्स को भी देखते हैं, तो आईपीओ बुरा नहीं है, ये भी आईपीओ अच्छा ही रहने वाला है। अगर मार्केट ऐसी रहती है तो 20 टू 25% तक के लिस्टिंग के हमें जहां पर उम्मीद है। अगर बाय चांस मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है तो हम 50% तक की जहां पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर हम एज ए रिटेलर बात करें कि मुझे तो रिटेलर आईडी में अप्लाई करना है, तो बेशक मैं इस आईपीओ में अभी से क्लियर हूँ कि मैं इस आईपीओ को एज ए रिटेल हर फैमिली मेंबर की आईडी से अप्लाई करने वाला हूँ। अगर मैं एचएनआई की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि एचएनआई कोटा में भी मुझे जहाँ पर अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट में मैं रिस्पॉन्स जरूर देखना चाहूंगा मार्केट का भी और साथ ही साथ एचएनआई का भी, कि वो इस आईपीओ में कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। उसके बाद ही मैं इसमें फाइनल डिसीजन बनाऊंगा। जो भी डिसीजन होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा इसी चैनल पर, लेकिन ये मेरा डिसीजन होने वाला है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए। आपका क्या डिसीजन है, आप क्या इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और आग की तरह फैला दो। थैंक यू वेरी मच।